कक्षा 9 क्षितिज पाठ संख्या 6 प्रेमचंद के फटे जूते। इस वीडियो में हम पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्नों का उत्तर हम लोग ढूंढने का कोशिश करेंगे। तो पहला प्रश्न है, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उससे प्रेमचंद के चित्र की विशेषताएं उभर कर आती है, अर्थात कौन कौन से चित्र उभर कर सामने आती है। तो प्रेमचंद्र के जो ये फटे जूते नामक ये पाठ है, इसका हरिशंकर परसाई ने जो शब्द चित्र प्रस्तुत किए हैं उससे 5 तरह के क्या है कि चित्र उभर के आए हैं। पहला है संघर्षशील लेखक, अपराजेय व्यक्तित्व, कष्टग्रस्त जीवन, सहजता, मर्यादित जीवन। चलिए थोड़ा सा प्रकाश हम डाल लेते हैं, इन बिंदु को डिटेल से थोड़ा हम लोग देखते हैं। प्रेमचंद के फटे जूते नामक व्यंग को पढ़कर प्रेमचंद के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं उभरकर सामने आती है। पहला है संघर्षशील लेखक। प्रेमचंद आजीवन संघर्ष करते रहे। उन्होंने मार्ग में आने वाली समस्या रूपी चट्टानों को ठोकरें मारी, अगल बगल के रास्ते नहीं खोजे, समझौते नहीं किए। लेखक के शब्दों में, तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो, ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। अपराजेय व्यक्तित्व। प्रेमचंद का व्यक्तित्व अपराजेय था। उन्होंने कष्ट सहकर भी कभी हार नहीं मानी। यदि वे मनचाहा परिवर्तन नहीं कर पाए तो कम से कम कमजोरियों पर हंसे तो सही। उन्होंने निराश हताश जीने की बजाय मुस्कान बनाए रखी। लेखक के शब्दों में, यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। कष्टग्रस्त जीवन। प्रेमचंद जीवन भर आर्थिक संकट झेलते रहे। उन्होंने गरीबी को सहर्ष स्वीकार किया। वे बहुत सीधे सादे वस्त्र पहनते थे। उनके पास पहनने को ठीक से जूते भी नहीं थे, फिर भी वे हीनता से पीड़ित नहीं थे। उन्होंने फोटो खिंचवाने में भी अपनी सहजता बनाए रखी। सहजता। प्रेमचंद अंदर बाहर से एक थे। लेखक के शब्दों में, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। 5वां, मर्यादित जीवन। प्रेमचंद ने जीवन भर मानवीय मर्यादाओं को निभाया। उन्होंने अपने नेम धर्म को अर्थात लेखकीय गरिमा को बनाए रखा। वे व्यक्तित्व के रूप में तथा लेखक के रूप में श्रेष्ठ आचरण करते रहे। तो ये था प्रेमचंद के फटे जूते पाठ का पहला प्रश्न का उत्तर। चलिए हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। सही कथन के सामने सही का निशान लगाइए। तो इसमें पहला प्रश्न है, बाएं पांव का जूता ठीक है मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। ये गलत है। लोग तो इत्र चुपर कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। ये सही है। तीसरा कथन है, तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है। गलत। चौथा है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो। ये सही है। चलिए तीसरा प्रश्न लेते हैं। नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां निछावर होती है। बहुत ही मार्मिक उत्तर है बच्चों इसका। जीवन में यह एक विडंबना है कि जिसका स्थान पांव में है अर्थात नीचे है उसे अधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जिसका स्थान ऊंचा है, जो सिर पर बैठाने योग्य है, उसे कम सम्मान मिलता रहा है। आजकल तो जूतों का अर्थात धनवानों का मान सम्मान और भी अधिक बढ़ गया है। एक धनवान पर 2500 गुणी लोग निछावर होते हैं। गुणी लोग भी धनवानों की जी हुजूरी करते नजर आते हैं। तो ये एकदम समसामयिक प्रश्न है कि जूता हमेशा कीमती रहा है, अर्थात जो जूते अर्थात जो नीचे टाइप के लोग होते हैं, चापलूस टाइप के लोग होते हैं, जिनका स्थान नीचे होना चाहिए, वैसे व्यक्ति किसी भी संस्था में हो
टॉप पर होते हैं, और जो व्यक्ति सामान्य पद के हकदार होते हैं लेकिन जी हुजूरी नहीं कर पाते हैं अपने क्या है कि आत्माभिमान के वजह से, स्वाभिमान की वजह से, तो ऐसे व्यक्ति हमेशा नीचे दिखाए जाते हैं, इनका उतना महत्व नहीं होता है। तो इस पर हरिवंश शंकर प्रसाई का बहुत ही सटीक ये कमेंट है, उनका ये टिप्पणी है कि जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है, अर्थात चापलूसों का, मक्कारों का अब और ज़्यादा ही महत्व बढ़ गया है। और एक जूते पर 2500 टोपियाँ निछावर होती है। एक चापलूस को सम्मान देने के लिए सैकड़ों क्या है कि गुणवान लोगों को संस्था से हटा दिया जाता है, साइड कर दिया जाता है। चलिए, तो इसका भी हम लोग देख लिए उत्तर। अगला है, तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। उत्तर इसका इस प्रकार से होगा, प्रेमचंद ने कभी पर्दे को अर्थात लुकाव छिकाव को महत्व नहीं दिया। उन्होंने वास्तविकता को कभी टिकने का प्रयत्न नहीं किया। वे इसी में संतुष्ट थे कि उनके पास छिपाने योग्य कुछ नहीं था। वे अंदर बाहर से एक थे, यहाँ तक कि उनका पहनावा भी अलग अलग न था। लेखक अपनी तथा अपने युग की मनोभावना पर व्यंग करता है कि हम पर्दा रखने को बड़ा गुण मानते हैं। जो व्यक्ति अपने कष्टों को छिपाकर समाज के सामने सुखी होने का ढोंग करता है, वह उसी को महान मानते हैं। जो अपने दोषों को छिपाकर स्वयं को महान सिद्ध करता है, हम उसी को श्रेष्ठ मानते हैं। तो इसका व्याख्या इस प्रकार से होगा। इसमें तीसरा है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पांव की उंगली से इशारा करते हो। तो लेखक कहता है कि प्रेमचंद ने समाज में जिसे भी घृणा योग्य समझा, उसकी ओर हाथ की उंगली से नहीं बल्कि अपने पांव की उंगली से इशारा किया, अर्थात उसे अपनी ठोकरों पर रखा, अपने जूतों की नोक पर रखा, उसके विरुद्ध संघर्ष किए रखा। चूँकि प्रेमचंद के जितने भी कहानियों को आप पढ़ेंगे तो देखेंगे समाज के जो दलित थे, समाज के जो निम्न स्थिति में जो रहने वाले लोग थे, उन पर लेखनी ज़्यादा चला है। जबकि उस समय के तथाकथित जो कुलीन वर्ग थे उनके पक्ष में भी बढ़िया लिख सकते थे प्रेमचंद, लेकिन चूँकि उसमें अच्छाई थी नहीं, इसलिए अपने जो वो रूढ़िग्रस्त जो समाज थी, उस समाज के प्रति हमेशा विद्रोह की भावना प्रेमचंद रखते रहे। चौथा प्रश्न है, पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। लेखक अगले ही पल यह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजहें हो सकती है? मेरे विचार से प्रेमचंद के बारे में लेखक का विचार यह रहा होगा कि समाज की परंपरा सी है कि वह अच्छे अवसरों पर पहनने के लिए अपने वे कपड़े अलग रखते हैं जिन्हें वह अच्छा समझता है। प्रेमचंद के कपड़े ऐसे न थे जो फोटो खिंचाने लायक होते, ऐसे में घर पहनने वाले कपड़े और भी खराब होते। लेखक को तुरंत ही ध्यान आता है कि प्रेमचंद सादगी पसंद और आडंबर तथा दिखावे से दूर रहने वाले व्यक्ति हैं। उनका रहन सहन दूसरों से अलग है, इसीलिए उन्होंने टिप्पणी बदल दी। पांचवा प्रश्न है कि आपने यह व्यंग पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती है? मुझे इस व्यंग की सबसे आकर्षक बात लगती है विस्तारण शैली। लेखक एक संदर्भ से दूसरे संदर्भ की ओर बढ़ता चला जाता है। वह बूंद में समुद्र खोजने का प्रयत्न करता है, जैसे बीज में से क्रमशः अंकुर का, फिर पल्लव का, फिर पौधे और तने का, तथा अंत में फूल फल का विकास होता चला जाता है। उसी प्रकार इस निबंध में प्रेमचंद के फटे जूते से बात शुरू होती है। वह बात खुलते खुलते प्रेमचंद के पूरे व्यक्तित्व को उद्घाटित कर देती है। बात से बात निकालने की यह व्यंग्य शैली बहुत आकर्षक बन पड़ी है। प्रश्न संख्या 6, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों में
संदर्भों की ओर इंगित करने के लिए किया गया होगा। टीला शब्द राह में आने वाली बाधा का प्रतीक है। जिस तरह चलते चलते रास्ते में टीला आ जाने पर व्यक्ति को उसे पार करने के लिए विशेष परिश्रम करते हुए सावधानी से आगे बढ़ना पड़ता है, उसी प्रकार सामाजिक विषमता, छुआछूत, गरीबी, निरक्षरता, अंधविश्वास आदि भी मनुष्य की उन्नति में बाधक बनती हैं। इन्हीं बुराइयों के संदर्भ में टीले शब्द का प्रयोग हुआ है। रचना और अभिव्यक्ति। रचना और अभिव्यक्ति के अंतर्गत 7वां प्रश्न है, प्रेमचंद के फटे जूते को आधार बनाकर प्रसाई जी ने यह व्यंग लिखा है। आप भी किसी व्यक्ति की पोशाक को आधार बनाकर एक व्यंग लिखिए। भाई ये आप अपने अपने स्तर से बच्चों लिखिएगा। मैं एक ये व्यंग तैयार किया हूँ। देखिए, मेरे बाईं हाथ है मेरे जिस मित्र का घर है, उसकी एक चीज़ का मैं हमेशा से कायल हूँ, वह है उसकी टाई की गांठ। ऐसी साफ सुथरी गांठ आपने देखने में नहीं आई होगी। लगता है जैसे जन्मजात ऐसी ही हो, कोई सिलवट नहीं, कोई बिखरावट नहीं। ऐसा नहीं कि वे यह टाई सूट के साथ पहनते हो, गर्मियों में कमीज के साथ भी वे टाई पहनते हैं, जब भी टाई की गांठ इसी तरह रहती है। सच बताऊं, मुझे एक भी ऐसा दृश्य याद नहीं आता जब मैंने उन्हें टाई के बिना देखा हो। हाँ, एक बार मैं सुबह सुबह उनके घर चला गया था। उस समय भी उन्होंने मुझे 45 मिनट प्रतीक्षा कराई। जब ड्राइंग रूम में आए तो टाई लगाए हुए थे। गांठ तब भी वैसी थी जैसे जन्मजात हो। मैं सोचता हूँ, इन्हें गांठ लगाने का इतना शौक क्यों है? शायद इसीलिए कि वे बिखरावट को नहीं, गठन को पसंद करते हैं। इसीलिए जब भी बोलते हैं संभल कर बोलते हैं। मैंने आज तक उन्हें व्यर्थ की गप्पे लड़ाते नहीं देखी, चुटकुले सुनाते नहीं देखा। सुनाते क्या, चुटकुलों पर हंसते भी नहीं देखा। यदि कोई उनके सामने कोई चुटकुलों पर हंस दे तो वे उसे बेहुदा या बेशऊर कहकर घंटों तक अपना मुंह बिगाड़े रहते हैं। उनका एक ही सिद्धांत है, बोलो तो ढंग का बोलो वरना चुप रहो। ऐसा ना समझिए कि वे अक्सर चुप रहते हैं, नहीं, वे अक्सर बोलते पाए जाते हैं और जब भी बोलते हैं किसी न किसी राष्ट्रीय समस्या पर चिंता प्रकट करते पाए जाते हैं। उनका व्यक्तित्व गंभीर है। यदि कोई उनकी बात न सुन रहा हो तो वे उस पर व्यंग कसने लगते हैं और अगर कोई और बीच में बोलना शुरू कर दे तो उसकी ओर से मुंह मोड़कर उबासी लेने लगते हैं। मेरे टाई वाले मित्र की एक खूबी यह भी है कि वे हर किसी के गिरेबान में झांकते हैं, उनकी एक से एक बेहूदी बात को बतंगर बनाकर पेश करते हैं, पर अपने गिरेबान में उन्होंने टाई बांध रखी है, किसी को झांकने नहीं देते। पिछले दिनों उन्हें कोई सदमा लगा, वे पागल हो गए। पेट ऐसे निकल आया जैसे 10 बच्चे का एक साथ प्रसव करेंगे। लोगों को उनके गिरेबान में न सही बाहरी व्यक्तित्व में झांकने का मौका मिल गया, परंतु तब ये छुट्टियां ले गए। तब तक वापस नहीं आए जब तक उनकी देह वापस अपनी औकात पर न लौट आई। सच बात तो यह है कि मेरे इस मित्र के पूरे जीवन में गांठें ही गांठें हैं। अपने बड़े होने की गांठ, ताए तो बस ऊपरी गांठ है, भीतर कितनी गांठें हैं यह उनकी पत्नी से हमने जाना। वे भी उनसे इतना डरती है जितना कि चपरासी साहब से, इसीलिए बेचारी तभी हंसती है जब वे चाहते हैं। प्रश्न संख्या 8, आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में आज क्या परिवर्तन आया है? उत्तर बनेगा इस प्रकार से, वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में बहुत बदलाव आया है। लोग वेशभूषा को सामाजिक प्रतिष्ठा का सूचक मानने लगे हैं। लोग उस व्यक्ति को ज़्यादा मान सम्मान और आदर देने लगे हैं जिसकी वेशभूषा अच्छी होती है। वेशभूषा से ही व्यक्ति का दूसरों पर पहला प्रभाव पड़ता है, हमारे विचारों का प्रभाव तो बाद में पड़ता है। आज किसी अच्छी सी पार्टी में कोई धोती कुर्ता पहन कर जाए तो उसे पिछड़ा समझा जाता है। इसी प्रकार कार्यालय के कर्मचारीगण हमारी वेशभूषा के अनुरूप व्यवहार करते हैं। यही कारण है कि लोगों विशेषकर युवाओं में आधुनिक बनने की होड़ लगी हुई है। भाषा अध्ययन के अंतर्गत प्रश्न संख्या 9, पाठ में आए मुहावरे छांटिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो पहला है हौसला पस्त करना। अर्थ है
उत्साह नष्ट करना। वाक्य में प्रयोग इस प्रकार होगा, अनिल कुंबले की फिरकी गेंदों ने श्रीलंका के खिलाड़ियों के हौसले पस्त कर दिए। ठोकर मारना, चोट करना। वाक्य में प्रयोग इस प्रकार से होगा, प्रेमचंद ने राह के संकटों पर खूब ठोकरें मारी। टीला खड़ा होना, बाधाएं आना। वाक्य में प्रयोग होगा, जीवन जीना सरल नहीं है, यहाँ पग पग पर टीले खड़े हैं। पहाड़ फोड़ना, बाधाएं नष्ट करना। वाक्य में प्रयोग इस प्रकार से होगा, प्रेमचंद उन संघर्षशील लेखकों में से थे जिन्होंने पहाड़ फोड़ना सीखा था, बचना नहीं। जंजीर होना, बंधन होना। वाक्य में प्रयोग इस प्रकार से होगा, स्वतंत्रता से जीने वाले पथ की सब जंजीरें तोड़कर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, प्रेमचंद के व्यक्तित्व को उभारने के लिए लेखक ने जिन विशेषणों का प्रयोग किया है उनकी सूची बनाइए। उत्तर है, प्रेमचंद का व्यक्तित्व उभारने के लिए लेखक ने जिन विशेषणों का प्रयोग किया है वे हैं जनता के लेखक, महान कथाकार, साहित्यिक पुरखे, युग प्रवर्तक, उपन्यास सम्राट। पाठ्येतर सक्रियता। महात्मा गांधी भी अपनी वेशभूषा के प्रति एक अलग सोच रखते थे। इसके पीछे का क्या कारण रहे होंगे, पता लगाइए। इन प्रश्नों का उत्तर बच्चों आप खुद दीजिएगा। महात्मा गांधी की जीवनी पढ़कर स्वयं पता लगाइए। महादेव वर्मा ने राजेंद्र बाबू नामक संस्मरण में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कुछ इसी प्रकार चित्रण किया है, उसे पढ़िए। अमृत राय लिखित प्रेमचंद की जीवनी, प्रेमचंद कलम का सिपाही, ये पुस्तक पढ़िए। पाठ्य में ये सब सुझाया गया है, तो इसको पढ़ने से आपकी भाषा संबंधी विकास होगा, भाषा संबंधी पकड़ आपकी मजबूत होगी। अन्य पाठ्येतर हल अगले एपिसोड में आपको बताएंगे। धन्यवाद बच्चों।